Myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बनिक रसायन विज्ञान में अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अत्यधिक महत्व है। यह क्रियाविधियों को ज्ञात करने का परिणाम है कि असंख्य भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को कुछ प्रकारों में विभाजित कर उन्हें का सरल अध्ययन किया गया, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। किसी अभिक्रिया की प्रस्तावित क्रियाविधि में निम्न गुण होने चाहिए। पहला, ऊर्जा की परिवर्तन की वह सही व्याख्या कर सके। सेकंड है, प्रायोगिक प्रेक्षणों की सही व्याख्या कर सके। उससे मिलती जुलती अन्य अभिक्रियाओं पर भी वह क्रियाविधि लागू हो सके। किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि को ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जिनमें से प्रमुख है उत्पाद विश्लेषण या प्रोडक्ट एनालिसिस, मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स, आइसोटोप इफेक्ट या समस्थानिक प्रभाव, काइनेटिक स्टडीज या गतिकीय अध्ययन, स्टीरियोकेमिकल स्टडीज या त्रिविम रासायनिक अध्ययन। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट एनालिसिस या उत्पाद विश्लेषण। अभिक्रिया की क्रियाविधि जानने का यह पहला पद है। इसमें अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का विश्लेषण करके उसकी प्रकृति व प्रतिशत मात्रा को ज्ञात किया जाता है और फिर उसके आधार पर अभिक्रिया की क्रियाविधि का अनुमान लगाया जाता है। 1-क्लोरो-3-मेथिल-2-ब्यूटीन का जब जल अपघटन करवाते हैं तो 85% टर्सरी अल्कोहल बनता है, जबकि 15% प्राथमिक अल्कोहल बनता है। उत्पाद विश्लेषण प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि 3-क्लोरो-3-मेथिल-1-ब्यूटीन का जल अपघटन कराने पर भी वही उत्पाद उसी अनुपात में प्राप्त होते हैं। उपयुक्त प्रेक्षणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों क्रियाकारकों के मध्यवर्ती उत्पाद में क्या होना चाहिए? अनुनाद होना चाहिए और दोनों स्थिति में समान अनुनादी संरचनाएं बननी चाहिए। अतः इस आधार पर इस अभिक्रिया की क्रियाविधि SN1 होने की जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि हम यहाँ देखें कि 1-क्लोरो-3-मेथिल-2-ब्यूटीन और 3-क्लोरो-3-मेथिल-1-ब्यूटीन के अंतर्गत जब उत्पाद बनता है तो उसके बीच में मध्यवर्ती बनता है। इसके अंतर्गत प्रथम डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, जो कि कम स्थायी होने के कारण अनुनाद के द्वारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार अनुनाद के द्वारा ये इंटरकन्वर्जन चलता है, लेकिन यह अधिक स्थायी है। इस कारण से टर्सरी अल्कोहल 85% बनता है, जबकि प्राइमरी 15% बनता है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान या डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स। कार्बनिक अभिक्रियाएं अधिकांशतः एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं और उन पदों में मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं। इन मध्यवर्ती उत्पादों की उपस्थिति यदि ज्ञात हो जाए तो अभिक्रिया की क्रियाविधि का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी अभिक्रिया का मध्यवर्ती उत्पाद यदि स्थायी है तो अभिक्रिया को मंद करके या उसे मध्य में रोककर उन्हें पृथक करके उनकी संरचना को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें एन ब्रोमोएमाइड की हाफमान अभिक्रिया के दौरान मध्यवर्ती RCONBr व आइसोसाइनेट RnCO को पृथक किया जा चुका है। अतः इस अभिक्रिया की जो भी क्रियाविधि हो उसमें इनका बनना प्रदर्शित होना चाहिए। अतः इसी आधार पर होफमान अभिक्रिया है ROCONS2 NaOBr के साथ क्रिया करके RnS2 में कन्वर्ट होती है। इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार से है। यह Br2 से अभिक्रिया करके यहाँ HBr निकल जाएगा और यहाँ H के द्वारा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के बाद में Br यहाँ से अटैच
हो जाएगा। फिर जल अपघटन जब हम कराते हैं तो OH माइनस यहाँ से H ले जाता है, इस कारण से यहाँ पर नाइट्रोजन पर ऋणावेश आ जाता है। फिर Br माइनस यहाँ से निकलेगा तो एक नाइट्रीन बनती है, जिसमें क्या होता है पुनर्विन्यास, और उसके द्वारा क्या बनता है आइसोसाइनेट। फिर जल अपघटन होने पर यहाँ पर क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और RNH2 का निर्माण होता है। यदि मध्यवर्ती अस्थायी हो तो उसकी उपस्थिति को स्पेक्ट्रोस्कोपी विधियों द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरणार्थ मेसिटिलीन का प्रोटोनीकरण NMR एवं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा द्वारा दर्शाया जा सकता है। मेसिटिलीन HF-Br की प्रेजेंस में इसका प्रोटोनीकरण होता है, जो कि हम NMR एवं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा द्वारा ज्ञात करते हैं। उन्हें किसी पदार्थ से क्रिया करके भी ट्रैप कराया जा सकता है जो मध्यवर्ती है। उदाहरणार्थ कार्बिन को साइक्लोहेक्सिन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जब डाईएजोमेथेन का अल्ट्रावायलेट विकिरणों की प्रेजेंस में विघटन करवाया जाता है तो हमें कार्बिन प्राप्त होती है, और इस कार्बिन की क्रिया जब हम साइक्लोहेक्सिन से करते हैं तो हमें इसको ट्रैप करके हम उसके उत्पाद का पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होगी। थर्ड है समस्थानिक प्रभाव या आइसोटोप इफेक्ट। किसी अभिक्रिया की क्रिया विधि ज्ञात करने की यह सर्वोत्तम उत्तम विधि है, जिसमें कई महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को ज्ञात किया गया है। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि एक तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिकों का रासायनिक व्यवहार बिल्कुल समान होता है, लेकिन उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के कारण भारी समस्थानिकों के साथ अभिक्रिया के वेग में क्या आ जाती है कमी आ जाती है। यदि भारी समस्थानिक का उपयोग उसी बंध परमाणु के लिए किया जाए जो बंध वेग निर्धारण पद में टूटती है हो तो अभिक्रिया के वेग में काफ़ी कमी आ जाती है, और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव या प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट। इसे हम निम्न एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। इसके अंदर कार्बन के नज़दीक H है और ये इधर OH है। यदि इसका क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण करवाया जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है और एक कीटोन बनता है अल्कोहल से। इसी प्रकार से यदि H को प्रतिस्थापित उसके समस्थानिक ड्यूटेरियम द्वारा कर दिया जाए तो हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होता है। चूँकि यहाँ पर जो वेग है जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध टूट रहा है, इस कारण से यहाँ पर समस्थानिक प्रभाव को हम देखते हैं। इन अभिक्रियाओं में CH/CD बंधों का विदलन वेग निर्धारण पदों में होता है, अतः इनके KH/KD का मान कितना आता है 6.7। उपयुक्त के विपरीत यदि टूटने वाले बंध के पास वाले परमाणु पर भारी समस्थानिक जुड़ा हुआ हो और वे अभिक्रिया के संपन्न होने में कहीं भागीदार हो तो वेग में तुलनात्मक रूप से कम कमी आती है। इसे हम क्या कहते हैं द्वितीय समस्थानिक प्रभाव या सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। उदाहरण के लिए जब हम एल्किल ब्रोमाइड की क्रिया KOH से करवाते हैं तो क्या बनता है अल्कोहल बनता है। इसी प्रकार से इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को हम ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो भी अल्कोहल बनेगा, लेकिन ये टूटने वाले बंध के नज़दीक वाले कार्बन पर समस्थानिक को हमने ऐड किया है, अतः वेग में तुलनात्मक रूप से थोड़ी जो पहले जितनी कमी आ रही थी उससे थोड़ी कम कमी आएगी। यहाँ पर KH/KD का मान किसके इक्वल हो जाएगा 1.1। फोर्थ मेथड है गतिकीय अध्ययन या काइनेटिक स्टडीज। गतिकीय अध्ययन से हम सीधे तो क्रिया विधि के बारे में हम कुछ पता नहीं लगा सकते, लेकिन गतिकीय अध्ययन से ज्ञात अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से संभावित क्रिया विधियों से सही क्रिया विधि का हम चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि एल्किल एल्डिहाइडों के जल अपघटन की क्रिया विधि के दो प्रकार SN1 व SN2 का ज्ञान गतिकीय अध्ययन से ही होता है। मैथिल हैलाइड का जल अपघटन का वेग है -DCH3Br dt, अभिक्रिया का वेग बराबर K
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KCH3Br और OH माइनस, अर्थात यह दो अणुओं की सांद्रता पे निर्भर कर रही है मेथिल हैलाइड के जल अपघटन का वेग, जबकि तृतीयक ब्यूटिल एल्काइड के जल अपघटन का वेग केवल एल्किल ब्रोमाइड के अणु की सांद्रता पे निर्भर करता है। अतः मेथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन की क्रियाविधि इस प्रकार की होगी जिसमें वेग निर्धारण पद में OH माइनस आयन का भी योगदान होगा। अतः यह अभिक्रिया द्विअणुक या द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया की होगी। OH माइनस CH3Br से स्लो स्टेप में क्रिया करता है, जहाँ की संक्रमण स्टेट आती है जिसमें आंशिक रूप से OH का बंध बनता रहा है और Br का टूटता हुआ है, और वो फिर तीव्र गति से कन्वर्ट CH3OH में हो जाता है। इसके विपरीत तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड के जल अपघटन के वेग निर्धारण पद में OH आयन का कोई योगदान नहीं आता। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जैसे CM3CBr वेग स्टेप या स्लो पद में कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है, बाद में ये OH आयन के साथ तीव्रता से क्रिया कर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम वेग निर्धारण पद में केवल एक ही अणु पार्टिसिपेट कर रहा है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया या SN1 अभिक्रिया कहलाएगी। फिफ्थ है त्रिविम रासायनिक अध्ययन या स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। कई अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की पुष्टि उसके त्रिविमीय या स्टीरियोकेमिकल अध्ययन से ही होती है। SN1 तथा SN2 क्रियाविधियों की पुष्टि त्रिविम रासायनिक अध्ययन से ही हो सकी है। मेथिल हैलाइडों का जल अपघटन एकल पद या सिंगल स्टेप द्वारा संपन्न होता है, जबकि टर्सरी ब्यूटिल हैलाइडों का जल अपघटन एक दो पद अभिक्रिया या 2 स्टेप रिएक्शन से संपन्न होता है। मेथिल हैलाइड के 2 हाइड्रोजन परमाणु को यदि हम छोटे आकार के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करके उसे असम्मित करके फिर जल अपघटन कराया जाए तो वाल्डन प्रतिपन्न हो जाता है और विपरीत अभिविन्यास वाला उत्पाद बनता है। जैसे कि हम यहाँ देखें कि एक हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम द्वारा दूसरे हाइड्रोजन को फ्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापित करके इसकी OH माइनस से क्रिया करवाएं तो स्लो स्टेप में इस प्रकार से संक्रमण स्टेट बनती है, जो कि तीव्र पद के द्वारा अभिविन्यास का परिवर्तन हो जाता है, या जो कि हम वाल्डन प्रतिपन्न के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड यदि असम्मित प्रकृति का लिया जाए तो क्या होगा, रेसिमीकरण। जैसे कि हम यहाँ देखें यह असम्मित कार्बन परमाणु है, ये मंद गति से निम्न प्रकार से कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है, जो कि तीव्र गति से इस प्रकार से संबंध है जिसमें एक का अभिविन्यास पुराने से चेंज हो जाता है और दोनों का बराबर मिश्रण प्राप्त होता है। 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। इस कारण से इसमें क्या होता है, रेसिमीकरण। अतः उपयुक्त विधियों के द्वारा हम क्रियाविधियों का अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।